हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। आज हम सी टेट का पेपर 2 जो सोशल साइंस जिनके पास था एसएसटी का, उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करके और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एज इट इज़ एनसीईआरटी से उठा के पूरा आता है। तो आपने यदि एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ी हैं तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, और यदि किसी कारणवश आपका पेपर रह गया है तो कोई बात नहीं, हर 6 महीने में होता है। अब नेक्स्ट फिर से होगा सी टेट, तो उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको एसएसटी सारा पढ़ाऊँगी, एनसीईआरटी के साथ पढ़ेंगे, साथ मिलके पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे साथ में मिलके। और अभी तो मैं इसके आंसर की दे रही हूँ, साथ में थोड़ा सा बता भी रही हूँ कि किस तरह से एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल उठा के दे देते हैं। तो ये हमारा सोशल साइंस है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो पहला प्रश्न क्या है? कंसीडर द स्टेटमेंट ABC अबाउट ऑटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में ये कथन ABC दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो उन पर विचार करने के लिए कहा गया है कि कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं हैं। तो फर्स्ट है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप खुद ही बताना कि क्या करेक्ट है। और आंसर तो इसमें मैंने टिक करके रखी है, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि ये सही कैसे है। कुछ लोग कहते हैं कि आंसर की गलत थी, कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर की गलत नहीं है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये है यहाँ मानसून शरद ऋतु के बारे में कथन। ये देखिए, ये एनसीईआरटी बुक मैंने आपके सामने खोल के रखी, इसीलिए किताब को आपको पता चले। वहाँ ऑप्शन क्या थे, देखिए आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते, दोनों ऑप्शन साथ साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके सामने कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। और सी ऑप्शन है कि यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो शरद ऋतु के संबंध में पूछा है, इसलिए यहाँ ये लिखा हुआ है शरद ऋतु के संबंध में। तो यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जबकि देखिए मैं यहाँ आपको बता दूँ, स्थल भागों से ठीक है, देख पा रहे हैं, स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। जबकि इसमें क्या लिखा है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से, है ना, अरब सागर से स्थल की ओर बहती, मतलब अपोजिट लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ यही है, मानसून के लौटने का मौसम होता है, ठीक है। ये इसी की दूसरी लाइन आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा पेंसिल छोटी कर लेते हैं, काफ़ी मोटी हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे, यह आने आगे बढ़ने का समय, ये भी गलत हो गया, ये तो और मोटी हो गई, पतली करनी थी, ठीक है। तो अब देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ अब बी और सी दोनों गलत हो गए। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन लिखा ही नहीं है, बी और सी गलत हैं। तो यहाँ तो सही सही लिखा है, तो हम थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं यदि ये नहीं है। और सोच भी सकते हैं कि इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाएगा। क्यों नहीं जाना जाएगा? क्योंकि ये पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। अब बंगाल की खाड़ी किधर है? आप इंडिया का मैप देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी इधर है, ईस्ट में, ठीक है। मान लीजिए मैप है ये, तो इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं, तब भी ये साउथ है।
तो दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे कहा जाएगा, क्योंकि स्थल भागों से लौटकर कहाँ इधर बहती हैं, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो अगर दक्षिण पश्चिम मानसून तो तब कहा जाता ना जब इधर बहती, इधर ये दक्षिण है और ये पश्चिम है ना। ये कहाँ चला गया, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट भी गलत हो गया और दूसरा गलत है ही, क्योंकि ये अपोजिट है इसका। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ये वाला सेंटेंस, ये यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड, तीनों ऑप्शन हो गए, तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि ए बी सी सभी गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, देखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पे कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण यहाँ, सुंदरवन डेल्टा, सॉरी ये नहीं है, यहाँ है, तो ये मैं सारे चैप्टर खोल के रखें कि 8-10 प्रश्न करा दूँगी। देखिए ये रहा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, हिमालय के गिरपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। अब इसका नेक्स्ट लाइन देखिए, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए इसका जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, अभी हमने पढ़ा ऊपर, तो वो इसका निर्माण करती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करें। अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, तो ये मध्यमंडल है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो यदि हमें ऑप्शन ए करेक्ट मिल गया और ऑप्शन ए इनमें से किसी परत में सही नहीं बैठता, सिर्फ इसी में बैठता है, तो दूसरा भी सही ही होगा यदि हमें नहीं पता है तब। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, देख लेंगे परत के बारे में। ठीक है, ये देखिए मध्यमंडल की, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये परतें हैं, मध्यमंडल के बारे में पढ़ेंगे। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, ये ठीक है। लेकिन इसकी जो वहाँ विशेषता दी गई थी वो ये थी कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन में था ना, वहाँ इसी परत की विशेषता है ये, और एक परत की विशेषता दूसरी परत में तो मैच कर नहीं सकती, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, आतपन क्या है, या आतपन का संबंध किस चीज़ से है। इंग्लिश में भी देखते जाते हैं, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इंग्लिश में ये जो परत थी ना, इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी करेक्ट आंसर है सोलर एनर्जी। ठीक है, इन सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सोलर एनर्जी, या आतपन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है। चलिए आपको एनसीईआरटी बुक में मैं दिखा देती हूँ कि एनसीईआरटी बुक में किस तरह से है। ठीक है, इसी चैप्टर में है, ये देखिए आतपन,
ठीक है। इंग्लिश की भी बुक है, लेकिन हिंदी मैं बता रही हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा दो दो जगह खोलने से। तो ये आतपन है ना, आतपन यहाँ क्या है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जैसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपके एसएसटी में एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। आपने यदि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब शंकुधारी वन मिलान मैं यहाँ कर देती हूँ, एक बार बता देती हूँ, उसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा भी दूँगी कि किस तरह से। तो फर्स्ट का क्या है, थर्ड है। शंकुधारी वन की विशेषता क्या है, नरम कास्ट या कॉनिफरस फॉरेस्ट जिन्हें कहते हैं, उनमें क्या है, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और दूसरा है बी यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये है महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे पर होती हैं। ठीक है। और सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये कैसे होते हैं, दृढ़ काष्ठ वाले। और फोर्थ है शीतोष्ण सदाबहार वन, यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारा है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन है 2, ये करेक्ट आंसर है। अब इसको हम देख लेते हैं कहाँ, एनसीईआरटी की बुक में कि कहाँ दिया है। देखिए उष्णकटिबंधीय वन, वहाँ हमने विशेषताएं देखी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता क्या थी कि ये दृढ़ काष्ठ वाले, यही पढ़ा था ना, दृढ़ काष्ठ, ये चीज़ दिख रही, दृढ़ काष्ठ आमतौर पर यहाँ। अब नेक्स्ट क्या था, उष्णकटिबंधीय वन के बाद था आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। यहाँ क्या था, मुलायम, दोनों प्रकार के पेड़ पाया था, दृढ़ एवं मुलायम। ठीक है, फिर है सदाबहार वन था शीतोष्ण, फिर क्या था, पर्णपाती नहीं था, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। ठीक है, ये क्या था, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे के भिन्न है, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है। ठीक है, भूमध्य सागरीय, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब ऊपर कुछ और है, आप ठीक से पढ़ना, नहीं तो आप वो हो जाओ, लेकिन ये करेक्ट है। महाद्वीपों में अधिकांश, ये शीतोष्ण की बात लिखी है यहाँ तक कि शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन ढके हैं, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे भिन्न है, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यही हमने मैच किया था, आप देख लीजिए। और क्या था, और था शंकुधारी वन। अब शंकुधारी वन का क्या था, शंकुधारी वन में क्या था, नरम काष्ठ वाले वृक्ष, हाँ शंकुधारी वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष था। और क्या था, उत्तरी गोलार्ध की, देख ही लेते हैं हम। ठीक है, क्या था उसमें, क्या मैच किया था, ये शंकुधारी वन के साथ हमने क्या मैच किया था, नरम काष्ठ वाले वृक्ष और भूमध्य सागरीय पश्चिमी एवं दक्षिणी, देखिए ये मैच किया था। मान लीजिए आपके 2-3 ऑप्शन भी मिल गए थे, और वो इसमें देख लीजिए, यहाँ ए के साथ 3 और बी के साथ 4, फिर उसके बाद सब अलग अलग हैं, इसी ऑप्शन में हैं, तो हमें 2 ऑप्शन भी मिल रहे हैं, ये 2 भी हमें मिल गए, तभी हम लगा सकते थे, लेकिन ये नहीं थे तो समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आप देखें, पूरा उसी तरह से उठा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ठीक हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है, ये दिए गए 2 कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। अब यहाँ 2 कथन दिए हैं कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ठीक है, ये कथन एक करेक्ट है।
दूसरा है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो ये भी करेक्ट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, क्योंकि ये और भी दोनों सही है। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। इसमें नहीं है, ये हटा ही देते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है, दोनों कथन हैं कि आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, ठीक है। सहारा रेगिस्तान, जैसे हम रेगिस्तान जानते हैं, यदि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़े बिना एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपको अब पता चल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाया जाते थे, और हाथी, ये दूसरे स्टेटमेंट में ये था ना, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग सामान्य जानवर थे, ठीक है। तो ये दोनों कथन करेक्ट हैं, ठीक है। अब यही इसका आंसर था, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन वाला भी इसी में है, डॉल्फिन वाला भी इसी में है। कहाँ गया? तब तक हम ये देख लेते हैं कि डॉल्फिन के बारे में क्या कथन है। तो कथन ये था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल डॉल्फिन पाई जाती है। अलवण जल में पता नहीं कहाँ गया। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये तीनों कथन क्या हैं? करेक्ट हैं। हम देख लेते हैं। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। तो डॉल्फिन के बारे में ये कथन था। तो ये, और स्थानीय भाषा में तो ये वहाँ स्टेटमेंट में था नहीं, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही था, पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट था कि ये पूरा ही पढ़ लेते। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का मतलब, इसको स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं, और इससे जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। और थर्ड उसमें था कि बिहार में, तो वो ये है, वो यहाँ पर है। बिहार के मतावली मौन गांव में रहता है ये मछुआरा। तो वहाँ आज एक प्रसन्न व्यक्ति है, मछली की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथ, तो ये यहाँ से लिया गया है, थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि तीनों स्टेटमेंट क्या थे। तो ये थे, पहला था गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। जिसे सुसु कहते वो छोड़िए, यहाँ इतना कथन है तो ये सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, तो वहाँ बगल में मैंने अभी देखा था। दूसरा है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये तीनों ही सही हैं, इसलिए ABC तीनों सही हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है बायोगैस अनिवार्य रूप से किनका मिश्रण है, ठीक है। तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि संसाधन के बारे में कथन। तो इस बार कथन वाले प्रश्न ज़्यादा आए थे, इसलिए आपने एनसीईआरटी बुक यदि अच्छे से पढ़ी थी समझ के, तब तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, नहीं तो फिर शायद ख़राब हुआ होगा। तो इसका जो कथन है ना कि सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे गलत है। दूसरा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये करेक्ट है। तो ये गलत है, बी सही है। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वही करेक्ट आंसर था कि ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सही है और ये किस तरह से गलत है। देखिए,
क्वेश्चन नंबर मूल्य, देखिए ये संसाधन वाला चैप्टर है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। यहाँ क्या लिखा है? कुछ संसाधनों का। इसका मतलब क्या है? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ये कथन गलत था ये, ठीक है, इसलिए हमने वो ये को गलत माना था। दूसरा कथन था कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों, यहाँ से समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ तक दूसरा स्टेटमेंट ये था। तो यदि एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो आपने अच्छे से, आपका पेपर अच्छा गया होगा, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है। तो ये देखता, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, या तो वीडियो बैक करके देख लीजिए या सीधा सीधा देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 है कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत, ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के समूह की पहचान कीजिए। तो परंपरागत स्रोत पूछे गए हैं, ठीक है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। तो यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, वही करेक्ट आंसर है। कैसे? क्योंकि इसमें बायोगैस है, बायोगैस नहीं है, ठीक है। इसमें भूतापी ऊर्जा, जड़ी ऊर्जा ये भी नहीं है, परमाणु ऊर्जा ये भी नहीं है। तो ये कैसे है वो भी मैं अभी बता देती हूँ। इसका ये भी हो गया। अब कौन सा बचा? लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं फिर। परंपरागत स्रोत, देखिए ये है परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले ईंधन उस ऑप्शन में था, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, खनिज तेल था, ये आप देख पा रहे होंगे, और प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परंपरागत स्रोत के हानि लाभ ही हैं। तो हानि लाभ से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये 3 हैं, ठीक है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, और यही उस ऑप्शन में थे। देखिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट लेके चलते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट कल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप सच में सीटेट क्लियर करना चाहते हैं और किसी कारणवश रह जाती है। मैं गारंटी देती हूँ कि आप यदि सिर्फ वीडियो भी देखते रहेंगे ना, तब भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीटेट अब इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है नहीं। बस ये है कि एक तो आपकी सीडीपी अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप रियल लाइफ से कनेक्ट होने चाहिए, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।